जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपस्टोन प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन थी वो हम डिस्कस कर रहे थे और सेकंड चैप्टर में ये 2.10 तक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी विद रीजनिंग तक हमने टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था जो अब डॉक्यूमेंटेशन आपने बनानी है। जो 3 टॉपिक रह गए थे हमारे सेकंड चैप्टर में से वो हैं विजन डॉक्यूमेंट, एक है रिस्क लिस्ट और एक है प्रोडक्ट फीचर्स और प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन। अब इनके नाम देख लें, नाम से हमें आइडिया हो रहा है कि जो विजन डॉक्यूमेंट है ये ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कि हमारे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, उसके विजन के बारे में बताएगा, वो हमें उसके जो फीचर्स हैं वो इसमें बताए जाएंगे। और जो उसके अलावा 2.12 है उसमें क्या है, रिस्क लिस्ट। हमारे प्रोजेक्ट के साथ सम टाइम कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म के फिजिकल रिस्क हो सकते हैं, लॉजिकल कोई इश्यूज हो सकते हैं। उसमें से चंद एक क्या है, फर्ज करें कोई टीम मेंबर के छूट जाने का रिस्क हो सकता है। ठीक है, हमारी कॉस्ट एक्सीड हो जाने का रिस्क हो सकता है। इस तरह से कोई और, जिस तरह से हम रियल लाइफ में भी कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट फीचर्स और प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन। तो हमारे जो ओवरऑल प्रोडक्ट है उसको हमने डिकम्पोज करना है तीसरे 2.13 में। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है 2.11 विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट क्या जी, द विजन डिफाइंस द स्टेक होल्डर्स व्यू ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट हमने बनानी है उसके बारे में स्टेक होल्डर्स का क्या व्यू है। स्टेक होल्डर्स उसमें क्या क्या कुछ देखना चाहते हैं, स्टेक होल्डर्स उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी डिमांड करते हैं, स्टेक होल्डर्स व्यू। ठीक है जी, ऑफ द प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स की नीड्स एंड फीचर्स। डेफिनेटली स्टेक होल्डर की जो भी उसकी ज़रूरियात होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो ही उसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है जी। तो विजन डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्ट के वो फीचर्स होंगे जो कि स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट को हम आमतौर पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। containing an outline of the envisioned core requirements. It provides the contractual basis. अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से क्या मुराद है, इस डॉक्यूमेंट में हर वो रिक्वायरमेंट जो स्टेक होल्डर की फीचर्स नीड्स हैं वो इधर एनलिस्ट होंगी, उसकी लिस्ट एक मौजूद होगी, आउटलाइन में मौजूद होंगी इस डॉक्यूमेंट में। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के लिए भी एक बेस के तौर पे वर्क करता है। हम इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कस्टमर से जो जो फंड्स हमें डील कर रहा है हमारे साथ, जो मेन पर्सन डील कर रहा है हमारे साथ प्रोजेक्ट के बारे में, उससे हम साइन ले लेते हैं, अपने भी साइन कर देते हैं और साथ ही लिस्ट लगी होती है कि हमारे प्रोडक्ट में ये सारी ये वाली कोर रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। ठीक है, आउटलाइन ऑफ द एनविजन्ड कोर रिक्वायरमेंट्स, ये कोर रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं और उसके बॉटम पे हम स्टेक होल्डर से, कस्टमर से साइन ले लेते हैं, अपने भी साइन कर देते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के तौर पे भी हमें एक सर्व करता है ये वाला डॉक्यूमेंट। A vision document is the starting point for most software projects. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इट इज़ द प्राइमरी डिलीवरेबल एंड देयरफॉर द फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट और पहला डॉक्यूमेंट यही प्रोड्यूस होता है। तो इसका मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया, दो इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसमें दो मेन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो तमाम कोर रिक्वायरमेंट्स इसमें लिस्ट मौजूद हो। ठीक है, जैसे आपने अरसलान ने, आसिम ने और ज़हरा ने टूटा पर जैसा काम किया भी है, रीज़नेबल अरसलान का अच्छा था, आसिम का ठीक है। तो उसमें आपने देखा कि हमारे प्रोजेक्ट की जो आपने देखा था हाई लेवल कंपोनेंट्स जिस तरह से आपने बनाए थे, उसी तरह से यहाँ पर एक लिस्ट होगी कोर रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, द मेन पर्पज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू मूव द प्रोडक्ट
project forward into detailed project planning and ultimately into development। तो ये तो हमने अभी सिर्फ एक प्लानिंग फेज था ना, इसलिए हमने सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनानी है और इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को फॉरवर्ड लेके चलते हैं, यानी कि आगे प्रोसीड करते हैं, डिटेल में इसकी प्लानिंग देखते हैं और डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ जाते हैं। It communicates the fundamental why and what's related to the project and is gauge against which all future decisions should be validated। तो इस डॉक्यूमेंट में हम ये बताते हैं कि हमने बनाना क्या है और उसकी थोड़ी सी रीज़न भी कि क्यों बना रहे हैं। और यही जो डॉक्यूमेंट है हमारा, ये एक गेज के तौर पे भी वर्क करता है, मेजरमेंट के तौर पे भी वर्क करता है। मेजरमेंट के तौर पे कैसे? बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा जी, अब ये इसकी मैं आपको कह रहा था सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ कि ये किस तरह से हमें मेजरमेंट के तौर पे किस तरह से वर्क करेगा। आप देखें, जब हम कोई परचेजिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास लेटेस्ट डिवाइसेस आ गई, मोबाइल आ गए, हम मोबाइल के ऊपर सम टाइम लिख लेते हैं, नोट बना लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि हमने आज शॉपिंग के लिए जाना और हमने ये चीज़ें परचेज़ करनी है, लिस्ट एक बनाते हैं, 1 2 3 हमने सारा लिखा होता है एक सीरीज़ में। ठीक है, जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, जो चीज़ हम परचेज़ कर लेते हैं उसके साथ हम टिक लगाते चले जाते हैं, और जो नहीं मिलती या जिसमें प्रॉब्लम होती है, तो ये जो एक लिस्ट होती है ये क्या करती है, ये मेजरमेंट के तौर पे हमें एक वर्क हमारे लिए सर्व कर रही होती है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें हमारी जो कोर रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद होगी और ये पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा। ये कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी सर्व करेगा और साथ ही साथ ये मेजरमेंट का पर्पस भी फुलफिल करेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट जैसे ही आगे प्रोसीड करता है तो हम इस डॉक्यूमेंट की बेस पे मेजर भी करते हैं कि हमने ये वाला फीचर कर लिया, ये वाला कर लिया, अब ये वाला रह गया है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनदर नेम यूज फॉर दिस डॉक्यूमेंट इज़ द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इसको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट। ये इसका टेक्निकल फेमस इसका नेम है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स दैट हेल्प टू वेरीफाई दैट द विजन डॉक्यूमेंट इज़ फुलफिल्ड। अब इसमें विजन डॉक्यूमेंट को मुकम्मल करने के हवाले से, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को मुकम्मल करने के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चेक पॉइंट्स हैं। ये आप इसको डिटेल से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जब हम किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस हम सोचते हैं, सोच विचार हम करते हैं। हैव यू फुली एक्सप्लोर्ड व्हाट द प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम इज़, यानी कि जो हम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके बिहाइंड असल प्रॉब्लम क्या है जो हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, असल फीचर्स कौन कौन से जो हमने फुलफिल करने हैं। इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट करेक्टली फार्मूलेटेड, इज़ द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स कंप्लीट एंड करेक्ट। अब ये भी ज़रूरी है, पॉसिबल है कि आपको मैंने प्रीवियसली बताया था कि सम टाइम जो प्रोजेक्ट टीम के साथ एक पर्सन कम्युनिकेट फ़र्ज़ करें कर रहा है या चंद पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो यूज़र्स हैं, यूज़र ग्रुप ज़्यादा होंगे। कॉलेज सिस्टम की बात कर लें, कॉलेज में स्टूडेंट भी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, अगर कॉलेज का कोई सिस्टम बन रहा है उसको स्टूडेंट के अलावा टीचर्स भी यूज़ करेंगे, मैनेजमेंट भी यूज़ करेगी। ठीक है, तो हमने ये इंश्योर करना है कि कोई स्टेक होल्डर वो पर्सन जो कि जिसका प्रोजेक्ट के साथ स्टेक इन्वॉल्व है, नफ़ा नुकसान इन्वॉल्व है, हमने ये देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रह तो नहीं गया जिसकी रिक्वायरमेंट्स हमने ना ली हो। उसके बाद डज एवरीवन एग्री ऑन द डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम बाउंड्रीज, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में एग्रीड हैं कि नहीं। इफ सिस्टम बाउंड्रीज हैव बीन एक्सप्रेस्ड यूजिंग एक्टर्स, हैव ऑल एक्टर्स बीन डिफाइंड एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड, हैव यू सफिशिएंटली एक्सप्लोर्ड कंस्ट्रेंट्स टू बी पुट ऑन द सिस्टम। अब ये कंस्ट्रेंट्स भी हमने देखने हैं। कंस्ट्रेंट्स का आपको पहले भी प्रीवियसली मैंने बताया हुआ है। कंस्ट्रेंट कहते हैं किसी भी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई लिमिटेशन। ठीक है, बिल्कुल सादा सादा एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें आप कोई फूड आइटम ऑर्डर करें, शवारमा आप ऑर्डर कर दें, उनमें से 4 फ़र्ज़ करें फ्रेंड्स हैं, वो शवारमा ऑर्डर करते हैं, उनमें से एक फ्रेंड कहता है जी
कि स्पाइसी होना चाहिए, तो ये कंस्ट्रेंट है। बाकी 3 कहते हैं जी नॉर्मल हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो। तो ये जो आप बता रहे हैं ना कि एक कह रहा है स्पाइसी होना चाहिए, दूसरे 3 कह रहे हैं कि स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट्स हैं। शवारमा तो वही रहेगा, लेकिन कंस्ट्रेंट उसके साथ आप इसी तरह से प्रोडक्ट के फीचर्स तो होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी सम टाइम होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट, किसी प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रेंट ये हो सकता है जी हमारे जो यूज़र्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो साइमल्टेनियसली वो 500 से अबव वो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपने सिस्टम के ऊपर जो वर्कलोड है उसको मैनेज करना है, ये कंस्ट्रेंट हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। Have you covered all kind of constraints, for example political, economic and environment? Economic constraint भी हो सकते हैं कि जी आपने इस बजट के अंदर अंदर काम करना है। ठीक है, political, environment. Have all key features of the system been identified and defined? Will the feature solve the problem that are identified or the feature consistent with constraint that are identified? तो बेटा ये कुछ questions हैं जो हम vision document बनाते वक्त हमने इनको सोचना होता है। तो ये आपका टॉपिक था एक रिमेनिंग, और इसमें इसका जो सिंपल फॉर्मेट होगा बनाने का वो मैं आपको बता दूं। जिस तरह से आपने अभी प्रीवियस चैप्टर में एक हाई लेवल कंपोनेंट्स एक बनाए थे, हाई लेवल कंपोनेंट्स मैं आपको रेफर कर रहा हूं, तो उसी तरह से आप यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में भी एक लिस्ट बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा उन कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिफाइन भी कर देंगे। वहां पर हाई लेवल कंपोनेंट में सिर्फ कंपोनेंट की लिस्ट थी, यहाँ पर आप हर कंपोनेंट को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देंगे, उसकी थोड़ी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा उसका पर्पस आ जाएगा कि ये कंपोनेंट क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका, अच्छा जी, इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है, अगला टॉपिक है रिस्क लिस्ट। अब इसके नाम से जाहिर है कि हमने इस टॉपिक में अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो हमें रिस्क आ सकते हैं, पोटेंशियल रिस्क, जो पॉसिबल रिस्क हैं, वो हमने यहाँ पे उसकी लिस्ट एक बनानी है, सिर्फ लिस्ट है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रिस्क किस किस किस्म के हो सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना की वजह से आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट है, तो एक रिस्क सारे ही इंक्लूड कर सकते हैं कि ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस इंटरेक्शन विद सुपरवाइजर इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आप 1 to 1 तो नहीं ना मिल सकते, हमारी रेगुलर क्लास नहीं हो सकती, तो हमारी जो इंटरेक्शन है वो ऑनलाइन ही है। तो बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट तो ऑनलाइन इंटरेक्शन में होते हैं, तो ये आप जो है ना वो मतलब एक रिस्क लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रिस्क भी हो सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि जी फलां टेक्निकल रिक्वायरमेंट है जो हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में हमें लर्न करनी है, तो वो लर्निंग में हमें टाइम लग सकता है। The possibility of suffering harm or loss in terms of danger is called risk. Regarding the importance of risk, a list is to be maintained. एक लिस्ट आप इस टॉपिक में एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है जी, रिस्क लिस्ट इज सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नाउन ओपन रिस्क टू द प्रोजेक्ट सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कह लें, डिक्रीजिंग ऑर्डर कह लें। ठीक है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने यानी कि जो सबसे ज्यादा रिस्क वाला फैक्टर है, फर्ज करें जिसके अकर होने के चांसेस और डिजास्टर मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ 80% है, वो आप टॉप पे लिखेंगे। ठीक है, 80%। अगर किसी का 20% है रिस्क फैक्टर, तो वो आप इसके बाद में लिखेंगे। तो टॉप पे सबसे जो मेजर रिस्क होगा वो लिखेंगे। द मोस्ट टॉप मोस्ट इज द मोस्ट डेंजरस। ठीक है जी, ये आपने एक लिस्ट बनाना होती है। इसका पर्पस क्या है? द रिस्क लिस्ट इज डिजाइन टू कैप्चर द परसीव्ड रिस्क टू सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट फॉर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड इज द बेसिस अराउंड विच आइट्रेशन आर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये हमें एक लिस्ट बता देता है जिसमें जो रिस्क हम परसीव कर पाए हैं। कुछ रिस्क ऐसे भी हो सकते हैं एक्सीडेंशियल रिस्क जो आपने परसीव नहीं किए थे, या जो जिनके बारे में आपका वहमो गुमान भी नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वो भी आपको फेस करने पड़ गए। डेफिनेटली वो इस लिस्ट में शामिल नहीं थे।
अचानक सामने आ गए, अचानक वो प्रॉब्लम आपके साथ हो गया, तो यहाँ पर आपने सिर्फ वही रिस्क लिखने हैं जो आपको समझ आ रहे हैं कि ये भी एक हर्डल, प्रॉब्लम और ये भी एक इशू बन सकता है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में। द रिस्क लिस्ट इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, इट इज क्रिएटेड अर्ली इन द इंसेप्शन फेज। इसको शुरू पे हम बना लेते हैं, लेकिन विद द ग्रोथ ऑफ प्रोजेक्ट ये रिस्क लिस्ट भी हमारी अपडेट मॉडिफाई होती रहती है। एट अ मिनिमम इट इज रिविजिटेड एट द एंड ऑफ ईच आइट्रेशन। जब भी आप आइट्रेशन से क्या मुराद है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो लाइफ साइकिल्स पढ़े होंगे, डिफरेंट मॉडल्स आपने SDLC मॉडल पढ़े होंगे कि जिसमें आइट्रेशंस भी होती हैं, ठीक है, इटरेटिव मॉडल्स, इंक्रीमेंटल मॉडल। उसमें एक आइट्रेशन जब मुकम्मल होती है तो सॉफ्टवेयर की, प्रोडक्ट की, प्रोजेक्ट की, तो उस एक आइट्रेशन के कंप्लीट होने पर आप रिस्क लिस्ट को रिवाइज कर सकते हैं कि अब ये यहाँ पर हमारे ये रिस्क ख़त्म हो गए हैं जो लिस्ट में पहले मौजूद थे, और ये नए रिस्क हैं जो कि हमें फेस करना पड़ सकते हैं। तो ये एक लिस्ट आपने बनानी होगी। ये आपको बता दिया कि आपकी लिस्ट आप ये ऑर्डर में बनाएंगे रिस्क के डिज़ास्टर की बेस पे, कि आपका कोई भी रिस्क कितने % वो डिज़ास्टर कर सकता है प्रोजेक्ट को, उसके अकरेंस के चांसेस कितने % हैं, ठीक है। तो जो सबसे आपका बड़ा रिस्क होगा ना, सबसे बड़ा जो आपको डेंजर फील हो रहा होगा, वो टॉप पे आएगा, पहले नंबर पे वो आएगा, उसके बाद दूसरा जो उससे कम है, उसके बाद जो उससे कम है, एंड सो ऑन। तो ये एक टॉपिक आपने बनाना है। उसके बाद है प्रोडक्ट डीकम्पोजिशन। प्रोडक्ट डीकम्पोजिशन से क्या मुराद है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैप्चर द इंटेंडेड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, द बिहेवियर में बी एक्सप्रेस्ड एज सर्विसेज, टास्क और फंक्शंस द सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। तो इसमें आपने अपने प्रोजेक्ट को एक डिकम्पोज करना है स्मॉलर पार्ट्स में। प्रीवियस चैप्टर में एक टर्म मैंने आपको बताई थी, WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। दोबारा मैं आपको रेफर कर देता हूँ। जी बेटा, ये देखें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह का आपने जो ना अपने अपने जो आपका सिस्टम है, जो आपका प्रोजेक्ट है, उसका कुछ इस तरह से आपने एक डिकम्पोज करना है अपने प्रोजेक्ट को। तो हमारा मुकम्मल प्रोजेक्ट ये है, उसको हम इन फेजेस में, सब सिस्टम्स में, सब कंपोनेंट्स में डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये आप दो तरह से कर सकते हैं। ये वाली जो डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के फेजेस के हिसाब से इसको डिकम्पोज किया गया है। लेकिन आप इसके अलावा एक और मेथड से भी कर सकते हैं। वो क्या कि आप टॉप पे अपना प्रोजेक्ट लिखें और जो आपके हाई लेवल कंपोनेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। जिसके जो भी हाई लेवल कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख दें इसको। जी बेटा, तो ये आपने जो अपने प्रोडक्ट को डिकम्पोज करना है, अपने प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को, ये कुछ आप इस फॉर्म में करेंगे। ये मैं आपको बता दिया है कि या तो आप इसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, या फिर अपने मेन प्रोजेक्ट का नाम आप टॉप पे लिखेंगे, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। फ़र्ज़ करें ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, या जो भी है आपका, वो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। और इसके जो भी आपके हाई लेवल कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे आपका कंपोनेंट 1 आ जाएगा, ठीक है, इधर आपका कंपोनेंट 2 आ जाएगा, इधर कंपोनेंट 3 आ जाएगा, कंपोनेंट 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर फर्दर इन कंपोनेंट्स के अंडर अगर आपने उनको मज़ीद कोई छोटे कंपोनेंट्स बनाए हैं तो वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा आपका तीसरा टॉपिक है प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पर आपके 2 चैप्टर मुकम्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आज जो है आपके सामने क्या तारीख है आज? 2 दिसंबर है, ठीक है। और वैसे तो हमारी कल भी क्लास है, कल हम कोई और नए टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन आपने ये देखें कि अपने ये पहले जो 2 चैप्टर हैं मुकम्मल फाइनलाइज, जिस ग्रुप के रह गए हैं वो भी, और जिनका थोड़े से टॉपिक्स हैं, कईयों ने मुझे एक आध डॉक्यूमेंट एक सेंड किया हुआ है, उसको बल्कि रिवाइज़ करके भी सेंड किया हुआ है। आपने इस तरह से करना है कि सैटरडे, ये जो सैटरडे आ रहा है ना, क्या तारीख होगी सैटरडे वाले दिन? आज है 2 और 2 है आज, और आज दिन है बुध, जुमेरात को 3, जुमे को
4 और हफ्ते को कितनी हो गई 5 दिसंबर 2020। इस सैटरडे वाले दिन तक बेटा आपने मुझे ये पहले 2 चैप्टर सेंड करने हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट। और एक और बात मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको शुरू पे कहा था कि मैं आपको क्लियर करूंगा। बाज़ ग्रुप मेंबर्स ने और ग्रुप्स ने कांटेक्ट किया है विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रुप कि जी सर हम ना अपना टॉपिक चेंज करना चाहते हैं। ठीक है जी।